देखिए, अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5, जो किस चीज के बारे में है। व्हाट इज अ व्हीट स्टोन ब्रिज कंडीशन एंड डिड्यूस दिस कंडीशन टू व्हीट स्टोन ब्रिज इज बैलेंस। पहले आपको बताना है कि व्हीट स्टोन ब्रिज होता क्या है, और उसके बाद में आपको उस कंडीशन को डिड्यूस करना है बना करके कि कंडीशन बैलेंस्ड है। तो बैलेंस कंडीशन क्या होती है, व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। आप बता रहे हैं दोनों में से कोई लोग? क्यों भाई रेहान, देख के बता दो। मेरी आवाज आ रही है? जी देख रहा हूँ। मंतशा, आपने पढ़ा है? चैप्टर 3 में तो नहीं पढ़ा, लेकिन आपने चैप्टर 2 में पढ़ाया था, थोड़ा थोड़ा सा। मैंने कुछ ना कुछ तो बताया होगा इसके बारे में, है ना? यस सर। हाँ, बताइए बताइए, चैप्टर 2 में क्या बताया था, बताइए। सेम पोटेंशियल की वजह से रेजिस्टेंस नेगलेक्ट हो जाता है। नेगलेक्ट हो जाता है? ऐसा नहीं बताया था, मैंने बताया होगा जब किसी रेजिस्टेंस के टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाते हैं तो उस रेजिस्टेंस में करंट नहीं जाता। यस सर। जी। आप कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद है या उसके पहले है? बाद ही होगा इसके। केवीएल केसीएल है ना? नहीं मैं केवीएल केसीएल में पढ़ाया होगा मैंने आपको। मैंने लिखा तो नहीं है। मैंने इसकी हेडिंग लिख के छोड़ दिया। चलो लिख लो, एक काम करो, एक हेडिंग डालो, व्हीट स्टोन ब्रिज। इस पे आपने क्वेश्चंस कराए थे। क्वेश्चंस कराए हैं, very good। लेकिन व्हीट स्टोन पे नहीं कराया होगा। व्हीट नहीं। स्टोन। मंतशा, पहला पेपर किस चीज का है आपका? फिजिक्स। 1 तारीख को है ना? यस सर। तैयारी हो रही है ठीक? यस सर। देखो, ये चैप्टर 3 का ही टॉपिक है, और जो मैंने कलर कोडिंग पढ़ाया है वो भी चैप्टर 3 का टॉपिक है। और ये दोनों टॉपिक मैंने आपको ओमिट करा दिए थे, तो मैं यहाँ पर अगर डिस्कस कर लूंगा तो आपको आ जाएंगे। देखो, यस वीट सर। ब्रिज हेडिंग डालकर इसके बारे में पहले लिख लो दोनों लोग। बोलू? जी। अ सर्कुटल अरेंजमेंट या सर्किट अरेंजमेंट। अ सर्किट अरेंजमेंट। वीट स्टोन ब्रिज को आप ऐसे भी लिखते हैं, WSB। तो पहली बार अगर वीट स्टोन ब्रिज हेडिंग डाल लिया तो दोबारा में मत डालना, WSB लिख लेना। अ सर्किट अरेंजमेंट फॉर व्हीट स्टोन ब्रिज is a balance condition, is balance condition of the bridge, balance condition of the bridge when no current is, when no current is flow through the galvanometer, when no current is flow through the galvanometer and it gives no deflection, and it gives no deflection। उसके बाद ना एक डायग्राम बता रहा हूँ, ये बनाया था।
खराब ड्राइंग है यार मेरी। ऐसे करके अरेंजमेंट होता है, इसमें बीच में ना एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, ऐसे करके। तो ये जो रेजिस्टेंस है, इन रेजिस्टेंस की कुछ वैल्यू ले लो आप। इसको P, इसको Q, इसको R और इसको S मान लो। अभी आपको कंडीशन वंडीशन कुछ नहीं पता, आप यहाँ डिड्यूस कर रहे हो बैलेंस कंडीशन। ठीक है, जब डिड्यूस कर दोगे तो पता तो लग ही जाएगी कंडीशन क्या है, वरना मैं पहले कंडीशन लिखा रहा हूँ। लेकिन हम सीधे डिड्यूस करेंगे, कंडीशन आ जाएगी। व्हीट स्टोन ब्रिज कंडीशन में इससे करंट, कोई भी करंट पास नहीं होता, लेकिन यह बाद में पता लगता है। उससे पहले हम इनमें से करंट पास करा देंगे। लाइक मान लो कि आपकी ये बैटरी है, पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ से करंट जाएगा आई, और ये करंट दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। एक करंट इधर जाएगा और एक करंट इधर जाएगा। तो इधर जो जाएगा करंट उसको मान लो आप I1, तो जो नीचे जाएगा उसको मानेंगे आप टोटल करंट में से माइनस कर दो I1। लिख सकता हूँ इतनी बात। जी। अब दूसरी बात, ये करंट आई इधर जा रहा है, तो करंट आई इधर भी जाना चाहिए, इधर भी जाना चाहिए। लेकिन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन इसमें करंट नहीं जाएगा, तो यहाँ पे करंट आएगा I1, और इधर से जो करंट आएगा वो कितना होगा, वो होगा I-I1। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो फिर से यहाँ पे करंट आपको आई मिल जाएगा। अब ये गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं गया, इसका क्या सीन है, इसका क्या मतलब है? आपने लॉ पढ़े KCL KVL कोई करके ऐसे, जी। आपने पढ़ा है कभी मत? यस सर। किरचॉफ लॉ। अभी सर मतलब नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा। ये नहीं पढ़ा। KCL होता है आपका किरचॉफ करंट लॉ, और ये होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। एक काम करो रेहान, आप मुझे बताओ कि कौन सा लॉ किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है? किरचॉफ करंट लॉ किस पर बेस्ड होता है और किरचॉफ वोल्टेज लॉ किस पर बेस्ड होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे केसीएल होता है। ये होता है लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन, और ये होता है लॉ ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, ये दो बातें ध्यान रखना, कभी भी पूछ लेता है कि KCL किसके ऊपर बेस्ड है और KVL किसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है। जी। अब यस सर। मैंने कुछ बातें बताई कि जब आप करंट के साथ जा रहे होते हो तब क्या करते हो, जब करंट के खिलाफ जा रहे होते हो तब क्या करते हो, ये बातें बताई थी मैंने। अगर करंट जा रहा है ऐसे करके, ये करंट है, और आप अगर अपनी लूप बना रहे हो, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे बनते लूप्स हैं। लूप्स का मतलब, ये मान लो ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ये B, और ये ऊपर नीचे वाले पॉइंट है C और D। एक सिंपल सा केस भी है कि यहाँ पे पैरेलल कंडीशन है, जितना वोल्टेज ऊपर जाएगा उतना वोल्टेज नीचे जाएगा, तो इसमें कोई करंट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल एट सी है, पोटेंशियल एट डी दोनों बराबर है। पोटेंशियल एट सी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट डी है। अगर आपको करंट भी फ्लो कराना है ऊपर गैल्वेनोमीटर से, तो करंट तो तभी फ्लो होगा ना जब एक तरफ ज्यादा पोटेंशियल और एक तरफ कम पोटेंशियल हो। जी सर। जब दोनों जगह आपने पोटेंशियल सेम कर दिया, इधर भी और इधर भी, यहाँ से तो कोई करंट फ्लो वैसे भी नहीं होगा। क्लियर है? हाँ। यस सर। मैं क्या करता हूँ, एक लूप बनाता हूँ उसके अंदर। लूप कैसे बनाऊंगा, उसके लिए आप ले लीजिएगा ये दोनों रेजिस्टेंस, क्या आप ऐसे चलो और लौट के यहीं आ जाओ। आ सकते हैं?
जी। अगर आ सकते हैं तो देखो मैं इसको नीचे बना लेता हूँ ताकि आपके क्लियरली समझ में आ पाए। एक हिस्सा एक साइड और एक हिस्सा एक साइड। आपने ऐसे बनाया, दिस इज योर गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में वैसे अपना रेजिस्टेंस होता है। तुम लोग खाओ, मैं लेट जाऊंगा थोड़ा, वेट मत करना मेरा। एक मिनट रुक जाओ। देखो ऐसे करके लूप था, ये पॉइंट था एक। दोनों लोग बैठे हो ना? जी। ठीक है। यस सर। हाँ, मैं आपको केसीएल लगा रहा हूँ या केवीएल लगा लो, आप फिलहाल के लिए लूप लगा लो ये। ऐसे चलो और लौट के यहीं आ जाओ। तो यहाँ पे जो करंट जा रहा था वो कितना था? ये था पी रेजिस्टेंस, और ये कितना था? आर। यहाँ जो करंट जा रहा था वो था I1, और यहाँ जो करंट जा रहा है वो करंट है आपका I-I1। क्लियर है? जी। यस सर। चलिए, अब आप देखो, आपका लूप है और आप लूप के साथ ही जा रहे हो। तो इस केस में कुछ बुक्स में उल्टा लेते हैं, कुछ बुक्स में सीधा लेते हैं। हम क्या करेंगे, अगर हमारा हमारा लूप करंट के साथ जा रहा है तो हम उसको नेगेटिव ले लेंगे। यहाँ पोटेंशियल देखो, यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप, यहाँ पोटेंशियल। हम इसकी बात करेंगे, कैसे करेंगे? रेजिस्टेंस कितना है? पी, माइनस का ले लो, इंटू I1। लिख सकता हूँ आई हाँ। इंटू आर। आई इंटू आर क्या होता है? V इज इक्वल टू होता है ना IR। तो ये पोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल जी। ड्रॉप अलोंग AC। AC के अलोंग पोटेंशियल ड्रॉप प्लस इसके अलावा पोटेंशियल ड्रॉप होता है, लेकिन यहाँ पर कोई करंट ही नहीं जा रहा, तो आप ऐसे ही आ जाओ दूसरे रेजिस्टेंस। दूसरे रेजिस्टेंस को अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? देखो, हम जा रहे हैं ऐसे, और करंट जो आएगा इधर से ऐसे आएगा। हम जा कैसे रहे? लूप लेके अपना आगे की तरफ। उल्टा है। इसको हम प्लस का लेंगे। रेजिस्टेंस कितना है? R। और ये हो जाएगा आपका I-I1। अब लौट के वहीं पहुंच गए तो करंट का लूप जीरो बताएगा। क्लियर है इतनी बात? जी। तो इसको इधर ले जाओ, यहाँ से आप लिखोगे PI1 की जो वैल्यू वो कितनी है आपके पास? वो है R इंटू I-I1। लिख सकते हैं? हाँ। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। दूसरे नंबर पे क्या होगा? दूसरे नंबर पर हम एक लूप लेंगे दूसरा, जिसमें आपका Q और S आए। यानी कि आप दूसरा वाला पार्ट ले लो इधर से। ये गैल्वेनोमीटर है। इसका नाम है C D, और ये क्या है? नहीं, ये B था। अब आप यहाँ पर अप्लाई करो। देखो यहाँ कितना करंट आएगा? वही करंट आएगा जो पीछे से आ रहा था, I-I1। यहाँ पे कितना करंट आएगा? I1। ये जो रेजिस्टेंस है इसका नाम क्या है? Q। इसका नाम है S। अब आप लूप बना लो, लूप आपके ऊपर है, आप कैसे भी बना लो। कैसे बनाएंगे? ऐसे करके बना लो। क्लॉकवाइज। जब मैंने आपको तरीका बता दिया ना, अरे यार ऑलमोस्ट टाइम टू रीस्टार्ट। जब मैंने आपको तरीका बता दिया है, आप लूप बना लो ऐसे। ठीक है? करंट के साथ जा रहे हो तो इसको क्या लिखोगे? माइनस का Q इंटू I1 प्लस करंट ऐसे जा रहा है, आप ऐसे जा रहे हो। करंट देखो, करंट ये जा रहा है प्लस। प्लस। और आप आ रहे हो ऐसे, तो आप कैसे लिखोगे? प्लस का S इंटू, कुछ समझ में आ रहा है मतलब आपके? यस सर। अगर आए तभी हाँ बोलना, अदरवाइज बोलना मत। अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसा, Q इंटू I1 इज इक्वल टू S इंटू I-I1। लिख सकता हूँ?
जी। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। इससे क्या होगा, आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर दो। आप यहाँ लिखिएगा ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। होगा क्या, होगा ये कि आपके पास था Pi1, इसको आप डिवाइड कर दो Qi1 से। यहाँ था आपके पास Ri-i1 अपॉन S I-I। तो I1 से I1 कैंसिल, I-I1 से I-I1 कैंसिल, क्या बचेगा, P/Q इज इक्वल टू R/S। ठीक है, जी। यही जो कंडीशन होती यस सर। है व्हीट स्टोन ब्रिज कंडीशन। आई बात समझ में, ये एक बैलेंस यस कंडीशन सर। पढ़ी थी आप लोगों ने ये ऐसे करके पहले ड्राइव करा कर। जी। मैं पहली बार ड्राइव करा रहा हूँ उसको, तुमने कहाँ से पढ़ ली। स्कूल में, ये याद है। अच्छा, ये काउंटर सही किया तुमने अपना जवाब। तो हमारा देखो अब तक शायद एक पेपर लग गया पूरा, ये पेपर कंप्लीट हो गया। ये कराया था सवाल, ये हो गया, ये हो गया, ये कल करा दिया था, ये पीछे वालों में से है, ठीक है। यानी कि ये पेपर कंप्लीटेड। अब आ जाओ अगले पेपर। आप देख रहे हो हमारे पेपर का लेवल रहा। ये बताओ टेबल बनाया आप लोगों ने, मैंने जो बोला। कौन सा? अभी जो बनवाया था, हम्म, 42 किलो ओम ±10%। कलर कोड बताओ आप इसके क्या होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 है। दोनों लोग बताओ इसका आंसर। 42 देखो 42 इंटू 10⁻³ लिख लेना, और ±10% है, तो 10% का मतलब ये कलर तो कंफर्म हो गया आपका कि ये आप सिल्वर। सिल्वर है। 4 2 और 10⁻³ के लिए कलर बताओ क्या क्या है। ऑरेंज। मिल गया। जी। आया मंशा आपको। फिर कर रहे हैं अभी। टेबल दिखाऊं अगर टेबल नहीं है तो। सर नहीं कर रहे हैं। सर येलो, रेड, ऑरेंज, सिल्वर। यही है रेहान। जी। जी। ठीक है, येलो, रेड, ऑरेंज एंड सिल्वर, ये आपके कलर कोड हो गए।
पहले 2 नंबर में दिया था, अब 1 नंबर में। ये देखो आप वेरिएशन देख रहे हैं, तेज हो रहा है। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। आपने इक्विपोटेंशियल सरफेस तो पढ़ ली, आपको ये नहीं पता कि इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को क्यों नहीं काट सकती। आपने ये तो बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं काट सकती, तो ये वाली बात भी नहीं पता। जी पता है। क्यों नहीं काट सकती बताएंगे? अम EFL में मंतशा बताइए क्यों नहीं काट सकती। तो यार नहीं है। सर सर एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन नहीं दे निडल। जी, डिटेल की नहीं। एक पॉइंट बेसिकली पे दो लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। उसकी वजह ही तो पूछ रहा हूँ, इंटरसेप्ट नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि अगर आप कंपास रखोगे तो नीडल। तो दो डिफरेंट डायरेक्शन देगा। जी जी, वेरी गुड। ऐसे ही यहाँ पर उसने बोला है दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते। ऐसा क्यों नहीं होता? एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है और एक ऐसे, ऐसा क्यों नहीं होता? इसकी बात कर रहे हैं। सवाल समझ में आया आप लोगों की नहीं? जी समझ में आया, पर इसका वजह नहीं पता। देखो, वजह समझाता हूँ। अबे यार, कसम से तो गुस्सा आता है मुझे इसका। सेव होगा नहीं होगा ये? कैप्चर कैप्चर स्क्रीन एरिया, ये आप लोगों ने लिखा कुछ नहीं था ना इसमें? बीटस्टोन ब्रिज का सर वो जो P/Q R/S वाला लिखना था बस। कल से हो रहा है ये। अब एक काम करना, ये तो उड़ गया। मैं इस लेक्चर डालूंगा यूट्यूब पर, तो इसका वो ले लेना, स्क्रीनशॉट मार लेना। पूरा वीडियो स्टोन उड़ गया इसमें से। जी लग रहा है फाइल दोबारा बनानी पड़ेगी मुझे, क्योंकि कल भी करप्ट हो गई थी, आज फिर करप्ट हो गई। देखो, मेरे कहने का ये मतलब है, दो सरफेस को इंटरसेक्ट कैसे कराओगे? कई सारे तरीके हो सकते हैं। एक सरफेस ये है आपकी, इसी के साथ एक और सरफेस ऐसे ले लो, ये हो गई दो सरफेस। या एक सरफेस आपकी ऐसे है, दूसरी सरफेस आप ऐसे ले लो। तो रेहान कितने बजे तक लीव करते हैं सर आप? सर 4:30। तो देखो, एक बात बताओ, अगर ये पूरी सरफेस, ये जो दिख रही है आपको, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो जो पॉइंट इस सरफेस पे लाई करेंगे, यानी कि ये मान लो एक लाइन है ऐसी करके, ये लाइन, ये लाइन हमारी इक्विपोटेंशियल होगी। लेकिन इस पूरी सरफेस पर अगर आप बात करोगे, यहाँ यहाँ यहाँ, तो ये सरफेस एक लाइन पर ही इंटरसेक्ट करेगी। अदरवाइज जब आप इधर वाले पर आओगे तो यहाँ से इक्विपोटेंशियल डिस्टर्ब हो जाएगा। आप जब इधर वाले पर आओगे तो यहाँ से इक्विपोटेंशियल डिस्टर्ब हो जाएगा। आ रही है बात समझ में या नहीं? जी मंतशा, आ रहा है कुछ समझ में? यस सर। देखो, एक सिंपल सी बात समझो, ये दो सरफेसेस हैं,
इधर हो जा भाई। एक ये सरफेस है जो कि इक्विपोटेंशियल है, मतलब इस सरफेस पे कोई भी पॉइंट अगर आप लेते हो तो इक्वल पोटेंशियल दिखाएगा। एक ये दूसरी सरफेस है, ये भी इक्विपोटेंशियल है। मान लो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। अब जो इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस है और जो इसकी पोटेंशियल सरफेस है, वो एक जगह पर ही तो सेम दिखाएगी। अब इसका अलग इक्विपोटेंशियल है, इसका अलग इक्विपोटेंशियल है, दोनों जगह की दूरी भी अलग अलग है, अलग अलग पोजीशन है। तो अलग अलग पोजीशन पर दो अलग अलग सरफेसेस इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं दिखा सकते, वो दो अलग सरफेस दिखाएंगे। तो इसके बारे में आप आंसर लिख लीजिए, क्योंकि मैंने ऐसी चीज कभी आपको लिखा ही नहीं है। इसका आंसर लिख लो आप। बोलू? पहले क्वेश्चन लिख जी। लो। जहां पर भी लिख रहे हो वहां क्वेश्चन लिख लो, टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कांट इंटरसेक्ट व्हाई। पहले क्वेश्चन लिख लो। लिख लिया सर। आपने लिखा मंशा? यस सर। ठीक है, इसका आंसर लिखिएगा आप। The two equipotential surfaces can't intersect each other. The two equipotential surfaces can't intersect each other. Two equipotential surfaces can't intersect each other if they do so. अगर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, if they do so, if they do so, कॉमा लगाकर लिखिएगा, then at the point of intersection, then at the point of intersection, at the point of intersection, there will be the two values of electric potential. There will be the two values of electric potential, electric potential due to a point charge, due to a point charge, which is not possible, due to a point charge, which is not possible, which is not possible. Hence, the two equipotential surfaces can't intersect. Hence, the two equipotential surfaces can't intersect. लिख लिया? जी। यस दोनों सर। लोग लिखा? ठीक है, देखो, एक पॉइंट चार्ज है क्यू, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगी। मान लो आपकी ये एक सरफेस है और ये पूरी सरफेस के सामने रखी हुई है, तो ये इक्विपोटेंशियल हो जाएगी। ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगी। दूसरे नंबर पर आप एक सरफेस ऐसे करके ले लो, थोड़ी सी तिरछी करके, तो ये इक्विपोटेंशियल जरूर होगी, मतलब ऐसे करके मैंने लेटा के ले लिया, इक्विपोटेंशियल जरूर होगी। लेकिन जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगे ना, यहाँ पर इस पॉइंट चार्ज की वजह से दो अलग अलग पोटेंशियल आएंगे। इसकी वजह से पोटेंशियल आएगा V1, इसकी वजह से पोटेंशियल आएगा V2। वैसे भी ये पोटेंशियल V1 रखती थी, ये पोटेंशियल V2 भी रखती थी, लेकिन जब ये मिलेंगे तो मिलने की वजह से क्या होगा, V1 पोटेंशियल जो है वो V2 के बराबर आना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होगा। तो जब ऐसा नहीं होगा तो दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, पॉसिबिलिटी। आ गई बात समझ में? जी। ये बना लो। यस सर।
जी सर। हेलो। जी। यस सर। यार मैं इतनी जोर से आवाज लगाए चले जा रहा हूँ, माइक बंद कर। सॉरी। आप लोगों को लगा नहीं कि मैं कह रहा हूँ खाना खाने चले गए, वहां चले गए। सॉरी। देखो ये क्वेश्चन मैंने कल करा दिया था। व्हाट डू यू मीन बाय चार्जिंग ऑफ ए इंसुलेटर बाय फ्रिक्शन? ये मैंने कल कराया था। जी। यस सर। इंसुलेटर को कंडक्ट करा करके चार्ज ट्रांसफर होते हैं, उसकी वजह से वो कंडक्शन करती है, चार्जिंग हो जाती है उसके ऊपर। ये पढ़ो। रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इज इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। ऐसा क्यों होता है? इसके दो रीजन है, दोनों लिखा था। एक नंबर में पूछा है तो आप सिर्फ थ्योरी भी लिख सकते हो। उससे पहले एक काम करो, मुझे एक फॉर्मूला बता दो रेजिस्टिविटी का क्या होता है। रो एल अपॉन ए तो आ, अच्छा अच्छा, वो तो ठीक है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बताओ। आपको लिखाया था मंशा कुछ दिन पहले, और आपको पिछले चैप्टर पढ़ाया तभी लिखाया। क्या होता है बताइए। सर एम अपॉन स्मॉल ई कैपिटल ई इंटू एम। एम अपॉन स्मॉल ई स्क्वायर। एन इंटू स्मॉल ई स्क्वायर, यही है ना? और भी कुछ है, टाउ है। यही है फॉर्मूला शायद। यही है, कुछ और है? ध्यान में चेक कर दें। सर इसमें एक और चीज होगी। क्या? इसमें एक और चीज होगी। क्या होगा बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड भी है क्या? श्योर। रेजिस्टिविटी में एक मुझे नहीं मिनट। सर, लगता है ये यही यही होगा। है। यही है ना? यही है। जी। यस। देखो यहाँ पे है क्या। टाउ क्या है? टाउ आपका रिलैक्सेशन टाइम है। रिलैक्सेशन टाइम। और रिलैक्सेशन टाइम होता क्या है कि कितनी देर में एक इलेक्ट्रॉन कोलिजन करता है। मान लो यहाँ से। जी, कुछ कह रही हैं आप? नो सर। दूसरी चीज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिगार्डिंग होता है। ये जो होते हैं आपके थ्री आर दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो रजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ किस तरीके से इंक्रीज करती है वो मैं बताता हूँ। और रेजिस्टेंस का लिखा है ना ये मैंने। ये देखो, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाने से दो काम होते हैं। एक तो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो बढ़ जाती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी तो टाउ कम हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाओ। अगर टाउ कम होगा डिनोमिनेटर में तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। तो आपने यही लिखा कि जो आपके मेटेलिक कंडक्टर है, मेटेलिक कंडक्टर, उनके साथ क्या होता है, व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर देन टाउ डिक्रीजेस। और टाउ डिक्रीज होता है, रेजिस्टिविटी अल्टीमेटली इंक्रीज कर जाती है। और रेजिस्टेंस भी इंक्रीज कर जाता है। क्यों करता है? एक फॉर्मूला आपने लिखा होगा, आर इज इक्वल्स टू आर नॉट इन ब्रैकेट 1 + अल्फा डेल्टा टी। लिखा है। जी। एक बात बताओ, अगर इसकी वैल्यू मैं 10 ले लूं
तो ये tan अल्फा प्लस 1 इंटू रो नॉट। अब ये है मेरे पास कुछ ना कुछ, इसमें एक जोड़ो, ये मान लो। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाया किसी चीज का, तो डेल्टा टी की वैल्यू तो अल्टीमेटली बढ़ी जाएगी। किसी चीज को मैं 10 से 110 कर, 100 से 110 कर रहा हूँ, तो 10 बढ़ेगी। और अगर मैं उसको 100 से 200 कर रहा हूँ, यानी कि मैंने क्या किया, टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा दिया, तो वो डेल्टा टी की वैल्यू ज्यादा देगा नहीं देगा मुझे? जी। जब डेल्टा टी की वैल्यू ज्यादा मिलेगी, तो आप यहाँ से लिख सकते तो हो रो नॉट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसकी वजह से ना। जी जी, ऐसे ही कुछ है, प्लस 100। तो आप ये बताओ, ये वाली वैल्यू ज्यादा आएगी, ये वाली वैल्यू ऊपर वाली है नीचे वाली, कौन सी वैल्यू ज्यादा आएगी? नीचे वाली। नीचे वाली वैल्यू अल्टीमेटली ज्यादा आएगी। इसका मतलब आप इस फॉर्मूले को लिख के लिख देना, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। आपका इनिशियल टेम्परेचर चेंज नहीं करते, फाइनल टेम्परेचर ही बढ़ाते हैं। तो आपका डेल्टा टी भी क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। और डेल्टा टी इंक्रीज करने से इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो रेजिस्टिविटी है वो भी आपकी इंक्रीज कर जाएगी। इतनी बात समझ में आई आपके? जी। यस सर। ठीक है। तो एक सवाल ये देखो, क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट गॉस लॉ, यूज दिस लॉ, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ये तो कर सकते हो ना? कोई जी। कंडक्टर है, सर ये आपने करा दिया। जी करा दिया मैंने। तो हम अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। और अब मीटिंग ओवर होने वाली है, तो आप लोग लीव कर सकते हैं, मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, ठीक है? ओके। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वाले। अस्सलाम वालेकुम। और पढ़ोगे रेहान अभी?